क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सी फैमिली की छोटी सी ट्रिप अचानक उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन सकती है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं फार्म हाउस की वो सच्चाई, जहां मासूम बच्चों की हंसी पल भर में चीखों में बदल गई, जहां एक रहस्यमयी साया हर वक्त उनके पीछे था और जहां रात होते ही मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। अगर आप हॉरर और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनिए और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। फार्म हाउस एक परिचय भाग एक। वो सुबह का अनुपम बेला थी। बसंत ऋतु की मनमोहक खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। ऐसी में जंगल के बीचों बीच बसी प्रकृति की गोद में बनी घाटी में गाड़ी चलाना किसी जन्नत की सैर करने जैसा ही होता है। ऐसी ही प्रकृति की गोद में बसी एक बेहद खूबसूरत घाटी थी विंटा घाटी। उसकी खूबसूरत सड़क में एक बड़ी सी आलीशान कार सरपट दौड़ रही थी। उस कार की ड्राइवर 30-32 साल की एक हसीन और खूबसूरत महिला थी। वो पेशे से एक टीवी अदाकारा थी। शुरुआत में उसकी कुछ सीरियल बहुत चली, लेकिन उसके बाद ही ना जाने क्यों उसकी सफलता को ग्रहण लग गया। वो नीरस होकर घर में बैठी ही थी कि एक बढ़िया रिश्ता आ गया और घर वालों ने उसकी मर्जी के बिना शादी करा दी। उसके कुछ ही सालों बाद उसके 2 बच्चे हो गए और उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब इस हालत में तो वो किसी सीरियल में काम मांगने का सोच भी नहीं सकती थी। उसे रह रह कर अपना एक रहस्यमयी सीरियल याद आ रहा था, जिसकी शुरुआत में वो ऐसी ही किसी खूबसूरत घाटी में कार चला रही होती है और उसकी गाड़ी के सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे वो उड़ा देती है और उसके बाद उसकी जान बचाने के लिए उसे गाड़ी में डालकर अपने घर ले आती है, क्योंकि उस सीरियल में वो पेशे से एक डॉक्टर थी। उस सीरियल का नाम फार्म हाउस था। अचानक पीछे से आवाज आई, मम्मा, और कितनी देर में हम फार्म हाउस पहुंचेंगे? ये सुनकर उस खूबसूरत महिला का ध्यान टूटा और उसने प्यार से कहा, बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे बेटा। उस महिला का नाम निहारिका मेहरा था और वो आज अपने दोनों बच्चों पीहू और सोनू के साथ अपने नए फार्म हाउस की ओर जा रही थी। कुछ ही देर चले होंगे कि सोनू ने पूछा, मम्मा, ये फार्म हाउस क्या होता है? कैसा होता है? निहारिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, फार्म मतलब खेत और हाउस मतलब घर। फार्म हाउस मतलब खेत वाला घर या खेत के पास वाला घर? पीहू ने पूछा, तो हमने शहर से इतनी दूर खेत के पास घर क्यों खरीदा? निहारिका ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा, शहर में जमीनों की कीमत बहुत अधिक है। वहां हमें बहुत सस्ती में खेती मिल गई और कम पैसों में हमने बहुत बड़ा आलीशान फार्म हाउस बनवाया है। आपको पता है, वहां एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है और खेलने को बड़ा सा मैदान। दोनों बच्चे निहारिका की बात सुनकर बेहद खुश हो गए और पीहू ने कहा, मम्मा, वहां मैं आराम से साइकिल चला सकती हूं ना? निहारिका ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। इनफैक्ट मैंने तो आपके लिए एक बढ़िया सी साइकिल भी खरीद ली है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक निहारिका का फोन बजा, जिसमें उसके पति नीरज मेहरा का फोन था। निहारिका इस वक्त उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बार बार फोन पर फोन किए जा रहा था तो मजबूरी में फोन उठाना पड़ा। फोन उठाते ही नीरज का गुस्सा फूट पड़ा और उसने कुछ चिल्लाते हुए कहा, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही हो? इतने देर से फोन कर रहा हूँ, फोन उठाने में बड़ी तकलीफ होती है तुम्हें? निहारिका, जिसका मन बहुत खुश था, अब कुछ खट्टा हो गया। उसने भी चिढ़ते हुए कहा, हाँ, मैं उड़ा रही हूँ गुलछर्रे तो। क्या तुम्हें ही हक है अपनी सेक्रेटरी माया के साथ रंग रंगलियां मनाने का? नीरज ने कुछ गुस्से में कहा, देखो, तुम अपने जबान को लगाम दो और बताओ कहाँ हो? निहारिका ने कहा, बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस जा रहे हैं, आप सीधे वही आ जाना। नीरज बिफरते हुए बोला, दिमाग सही है तुम्हारा? वो फार्म हाउस अभी नया बना है, उसके उद्घाटन को अभी भी 1 हफ्ता बाकी है। उसमें ना कोई पूजा हुई है, ना ही कुछ बंधन। छोटे बच्चों के साथ अकेली तुम उस घर में रहोगी? देखो निहारिका, मेरी बात मानो, जल्दी से वापस गाड़ी घुमा लो और वापस आ जाओ। निहारिका ने कुछ गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे यार, तुम्हारी सोच अभी भी देहाती वाली ही है। जागो, ये 21वीं सदी है, वहां पूजा नहीं हुई है तो क्या भूत प्रेत घूम रहे होंगे? कॉम ऑन, ये सभी तकिया नुसी बातें छोड़ो। और इसके बाद फोन बंद हो गया और निहारिका ने गुस्से में फोन देखा, क्योंकि उसे लगा नीरज ने उसका फोन बीच में ही हाथ दिया। फोन देखकर उसे पता चला कि यहाँ नेटवर्क नहीं है। पीहू ने पूछा, मम्मा, आप पापा से गुस्सा हो? निहारिका ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं तो। किसने कहा? तो आप दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? सोनू ने बड़े मासूम से अल्फाज में पूछा। निहारिका ने भी प्यार से कहा, नहीं बेटा, हम लड़ते नहीं हैं, ये हमारा प्यार है। उसके बाद निहारिका की आंखों से अश्क छलक आए और घूम गया उसकी नजरों में वो नजारा जब वो उसके पति के ऑफिस खाना लेकर गई थी और वो अपने सेक्रेटरी के साथ सोफे में आपत्तिजनक हालत में था। उस दिन के बाद दोनों में कुछ बात नहीं बनती थी।
हालांकि नीरज उसे समझाता रहा कि सेक्स और प्यार दोनों अलग होता है। ऑफिस में स्ट्रेस मिटाने के लिए एक दूसरे के साथ सेक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। यही सोचते हुए कब आधा घंटा बीत गया पता ही नहीं चला और जल्द ही वो कार एक विशालकाय गेट के अंदर घुसी। पीहू और सोनू जल्दी से नीचे उतरे, लेकिन उस घर को देखकर वो खुश होने के बदले डरने लगे। पीहू निहारिका से लिपटती हुई बोली, मम्मा, ये घर तो बहुत खौफनाक सा है। निहारिका ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार से गले लगाकर बोली, बेटा, इस घर का रूपरेखा ही हमने ऐसा तैयार करवाया है ताकि कोई चोर अंदर ना आ सके। निहारिका भी अब उस घर को बड़े ध्यान से देखने लगी। वो घर नया होने के बावजूद बेहद पुराना और खौफनाक सा लगता था। उसके आसपास बड़े बड़े बरगद के पेड़ और जंगल जैसा माहौल था। निहारिका ने मन ही मन नीरज को एक भद्दी गाली दी, क्योंकि वो जानती थी कि नीरज ने ये घर भूतिया लुक वाला बस इसीलिए बनवाया है ताकि इसमें वो अपनी काली कमाई छिपा सके। भूत प्रेत के डर से यहाँ कोई आने वाला भी नहीं था। निहारिका ने जल्दी से अपना बैग निकाला और दौड़कर घर के अंदर चली गई। सामने एक पुराने जमाने का दरवाजा लग था जिस पर बेहद अजीब अजीब यंत्र बना हुआ था, और वहीं पास में हरे रंग की बोर्ड लगी थी जिस पर कुछ धूल जमी थी। उसमें जो लिखा था वो आसानी से पढ़ा जा सकता था। उसके लिखा था, इस घर में बुरी शक्तियां वास करती हैं, इसलिए यहां ना रोकें। घर के अंदर भूलकर भी कदम ना रखे। भारत सरकार। निहारिका ने ये पढ़ा और जोरों से हंसने लगी। उसने हंसते हुए अपने पर्स से चाबी निकाली और सोनू को दिया कि बेटा, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये घर अंदर से बेहद आलीशान और खूबसूरत ही होगा। सोनू ने चाबी लेकर जैसे ही कि हॉल में चाबी डाली, उसके चाबी घुमाने से पहले ही दरवाजा खुल गया। निहारिका पीहू को गोद में उठाए उसे प्यार कर रही थी। दरवाजा खुलते ही जल्दी से निहारिका अंदर बढ़ी और सोफे में बैठते हुए पीहू को अपनी गोद में बैठाकर कहा, देखो बेटा, अंदर से ये घर खूबसूरत है ना। वो घर अंदर से किसी महल की तरह सुंदर था और उसकी सजावट भी पुराने महलों जैसे ही थी। निहारिका यहाँ पहली बार आई थी और उस घर की सजावट देखकर उसे भी बेहद अजीब लगने लगा था। उसने उस घर को बड़ी बारीकी से देखा और कहा, यार, ये आदमी ना 21वीं सदी में भी 12वीं सदी का घर कौन बनवाता है। उस पूरे घर की लाइट बिल्कुल ऐसे थी मानो मशाल जल रही हो। छत में बड़े बड़े शेंडलियर लगे थे जिसमें सैकड़ों मोमबत्ती नुमा बल्ब जगमगा रहे थे। हर जगह पुरानी मूर्तियां और अजीब अजीब तस्वीरें लगी थी। निहारिका उस घर को देखकर कुछ घबराने लगी थी, लेकिन सोनू बेहद खुश हो गया। उसी घर के विशालकाय हॉल में एक बढ़िया लोहे के झूला लगा हुआ था। दोनों बच्चे उस पर बैठ गए और खुशी से नाचने लगे। निहारिका का एक पल को मन हुआ कि वो अपने बच्चों को लेकर अभी यहाँ से नो दो गया हो जाए, लेकिन उन बच्चों की खुशी देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। वो जल्दी से घर के बाहर गई और मेन गेट को ताला लगाकर उस घर को बाहर से निहारने लगी। वो घर किसी भूतिया फिल्म का सेट ही लगता था। निहारिका अपने पुराने टीवी सीरियल फार्म हाउस के बारे में सोचती हुई हंसते हुए अंदर चली गई और दरवाजा बंद करके बच्चों के साथ खेलने लगी। उसने जल्दी से अपने आंख में कपड़ा बंधा और दोनों बच्चे उसके आसपास घूमने लगे। वो सभी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस घर की छत में दो लाल आंखें प्रकट हो चुकी है और उन्हें घूर रही है। फार्म हाउस शैतान भाग 2। वो संध्या की अनुपम बेला थी। सूरज ढल चुका था और अंधेरा पांव पसार चुका था। उस फार्म हाउस में भी धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और सूरज की लालिमा ज्यों ज्यों लुप्त होती जा रही थी। घर उतना ही भयानक सा लगते जा रहा था। निहारिका और उसके बच्चे पीहू और सोनू दिन भर इसी घर में धामा चौकड़ी मचा रहे थे, इसलिए उनके मन से इस घर का डर एकदम निकल चुका था। उसी घर के आलीशान स्विमिंग पूल में निहारिका तैर रही थी। वो अपने साथ स्विमिंग सूट लाना भूल गई थी, इसलिए ऐसे ही अंतःव्यस्त में लगातार स्विमिंग पूल में गोते लगा रही थी। वो यहाँ आकर बेहद खुश थी। जब उसकी सीरियल चला करती थी तब कई बार अपने क्रू मेंबर के साथ वो किसी आलीशान 5 स्टार होटल में रुकते और निहारिका सीधे वहां के स्विमिंग पूल की तरफ खींची चली जाती। इस घर में स्विमिंग पूल उसी ने अपने पति से लड़ झगड़ कर ही बनवाया था, वरना उसके पति के हिसाब से स्विमिंग पूल बच्चों वाले घर में नहीं हो तो अच्छा। न जाने कब कोई उसमें गिर जाए और किसी हादसे का शिकार हो जाए। लेकिन उसे अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और घर के पीछे वाली आंगन में एक आलीशान स्विमिंग पूल बनाकर देना ही पड़ा। निहारिका उस स्विमिंग पूल के लालच में ही यहाँ आई थी, वरना इस भूतिया घर में रखा ही क्या था। निहारिका इस बात से एकदम अनजान थी कि उसे अधनग्न अवस्था में पेड़ पर बैठा कोई लाल आंखों वाला शख्स घूर रहा है और उस घर की छत में बहुत से कुएं जमा होकर काव काव की भयानक सी आवाज निकाल रहे थे। एक बार निहारिका का भी ध्यान उनकी ओर गया, लेकिन उसके बाद उसने ध्यान देना छोड़ दिया। वो हिंदू धर्म संस्कृति की मान्यताएं नहीं मानती थी कि कौवे किसी की मौत के सूचक भी होते हैं। वो अपनी मस्ती में थी। अचानक उसके सामने पीहू आ गई और डरी हुई सी मम्मा पुकारने लगी।
निहारिका जल्दी से उसके पास जाकर उसे संभालने लगी। उसने एकदम साफ आवाज में कहा, मम्मा इस घर में कुछ है, वो हम सबको मार डालेगा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। पीहू के मुंह से ऐसा सुनकर निहारिका कुछ गुस्सा हुई और उसे डांटने लगी कि ये क्या अनशन बक रही हो, तुम्हारा आज से टीवी देखना बंद। हमेशा भूत के सीरियल और फिल्में देख देख के पूरा कचरा भरा है दिमाग में, चलो भागो यहाँ से। पीहू उसकी डांट सुनकर जल्दी से वहां से भागी और निहारिका का मन खट्टा होने लगा। उसे भी अब ये घर कुछ अजीब लगने लगा था। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और जैसे ही हॉल में आई एकदम से सहम गई। उस झूले पर बच्चों के सामने नीरज बैठा था और बच्चे उससे खेल रहे थे। उसे सामने देखकर निहारिका को लगा जैसे किसी ने उससे उसकी आज़ादी छीन ली हो। अब आगे उसे पता था कि उसका पति उस पर चिल्लाएगा और उन्हें इस घर से ले जाएगा अपने उसी छोटे से बंगले में, जहां कोई बाहर 4 कुर्सी डालकर गप्पे भी नहीं मार सकता। नीरज ने उसे देखा और उसके अनुमान के विपरीत वह उठा और बच्चों के सामने ही उसे अपने बाहों में भर लिया। ये देखकर निहारिका बेहद हैरान हो गई। उसके मुंह से निकला, तुम बिजनेस ट्रिप पर गए थे या किसी के साथ हनीमून पर? मतलब इतना रोमांटिक, और तुम कब से? नीरज मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरी जान, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, और एक डिब्बा आगे कर दिया। निहारिका को जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही बोरिंग नीरज है जिससे उसने शादी की थी। निहारिका ने जल्दी से वो डिब्बा खोला और उसमें से बढ़िया सी काली ड्रेस निकली। उसे देखकर निहारिका ने पूछा, यार तुम भी अजीब हो, मुझे कभी काले कपड़े नहीं पहनने देते कि इससे घर में काली ऊर्जा आती है, और आज खुद मेरे लिए काली ड्रेस तोहफे में लाए हो। नीरज ने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस स्टैंड से गुजर रहा था तो एक दुकान में ये खूबसूरत ड्रेस देखी और मुझे लगा ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरी निहारिका के लिए ही बना है, तो मैं ले आया। निहारिका हैरानी से पूछने लगी, कौन सा बस स्टैंड? तुम 2 बिजनेस ट्रिप पर दिल्ली गए थे ना? नीरज कुछ परेशान सा बोला, अरे यार, यहीं पास में एक बस स्टैंड पड़ता है, मैं वहीं पर पानी लेने उतरा था। निहारिका ने अजीब से उसे घूरते हुए पूछा, 1 मिनट, मैंने मेन गेट में ताला लगाया था तो तुम अंदर कैसे आए? नीरज ने अब कुछ गुस्से में चिल्लाकर जवाब दिया, मेरे पास दूसरी चाबी है मेरी माँ, इसी से मैं अंदर आया और मेरी गाड़ी मेरा ड्राइवर ले गया है क्योंकि उसकी बीवी बीमार है। अब जाओ जल्दी और यह कपड़े पहन कर आओ। नीरज का चिल्लाना सुनकर निहारिका डर गई और बच्चे भी डर से रोने लगे। निहारिका जल्दी से ऊपर कमरे में कुछ धीमी कदमों से बढ़ने लगी और ऊपर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। नीरज जल्दी से दोनों बच्चों के करीब आया और उन्हें प्यार करने लगा। निहारिका रुवांसु होने लगी थी और वो सीधे बाथरूम में जाकर रोने लगी। उसके बाद मुंह धोकर अन्य मन से वो ड्रेस पहनने लगी कि तभी अचानक से उसे पीछे से किसी ने पकड़ा और निहारिका खौफ से चिल्ला पड़ी। जब उसने पीछे देखा तो हैरान रह गई, उसके सामने नीरज खड़ा था। उसे देखकर निहारिका बेहद डरने लगी और पीछे हटती हुई बोली, कौन हो तुम? और तुम अंदर कैसे आए? नीरज उसके पास बढ़ा ही था कि उसने वहीं पास के दीवार में तंगी एक 2 नाली बंदूक उठाकर उसके सामने कर दी। नीरज कुछ घबराते हुए बोला, देखो तुम गलत कर रही हो, ना मैं तेरा पति हूं और ना वो जो नीचे तेरे बच्चों के संग खेल रहा है। मुझमें और उसमें बस इतना सा फर्क है कि मैं तुम सबकी जान बचना चाहता हूं जबकि वो तुम सबको मारना चाहता है। निहारिका खौफ से रोती हुई बोली, कौन हो तुम? नीरज उसके पास आने के लिए 2 कदम बढ़ा तो निहारिका ने बिना एक पल गवाए गोली चला दी। उसके ऐसा करते ही नीरज जैसे एकदम गायब हो गया। अब उस कमरे में निहारिका के अलावा और कोई नहीं था। निहारिका ये सब देखकर सर से पांव तक कांपने लगी थी, लेकिन उसे अब हिम्मत दिखानी थी। नीचे अभी भी उसके बच्चे ना जाने किसके साथ खेल रहे थे। अचानक से निहारिका का फोन बज उठा जो कि उसने वहीं पास में चार्जिंग में लगाया हुआ था। उसकी आवाज सुनकर निहारिका एकदम डर गई, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि उसे पुलिस बुला लेना चाहिए। निहारिका ने फोन की तरफ जल्दी से अपने कदम बढ़ाए तो सामने नीरज का ही फोन था। फोन उठाते ही वो गुस्से में निहारिका को गंदी गंदी गालियां देने लगा, फिर पूछा, हो कहाँ तुम? निहारिका ने कांपती आवाज में कहा, मैं तो फार्म हाउस में ही हूँ। ये सुनते ही नीरज का गुस्सा फट पड़ा और वो जोर जोर से गुस्से में चीखते हुए गालियां देने लगी कि साली हरमजादी, तू फार्म हाउस में है तो मैं कहाँ हूँ? यहाँ साला एक लाइट नहीं जल रही, ना ही कोई गाड़ी खड़ी है, गेट में ताला लगा है, तुम कहाँ हो? ये सुनकर निहारिका बेहद डर गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी, फिर कहा, नीरज नीरज देखो, मेरी बात सुनो। मैं एक फार्म हाउस में ही हूँ और यहाँ कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं।
तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन नीचे बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखने वाला शख्स बच्चों के साथ खेल रहा है, और अभी अभी बिल्कुल तुम्हारे तरह दिखने वाला आदमी यहाँ बंद कमरे में आकर पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रहा था कि मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूँ, जबकि जो नीचे है वो तुम लोगों को मारना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, तो तुम जल्दी से पुलिस लेकर यहाँ आ जाओ। नीरज ये सब सुनकर आग बबूला होकर गुस्से में चीखते हुए बोला, ड्रग्स लेकर बैठी है क्या साली हरमजादी? तू एक बार मिल, तुझे जिंदा नहीं जलाया तो मेरा नाम भी नीरज मेहरा नहीं। ये सुनते ही निहारिका ने भी उसे गंदी गंदी गलियां दी और फोन काटकर अपनी 2 नाली बंदूक संभाल ली। उसके बाद वो धीरे धीरे उस रूम से बाहर निकलने लगी और अब बिल्कुल सीढ़ी के सामने खड़ी थी। उसके सामने नीरज या उसका हमशक्ल बैठा था और बच्चे उसके साथ मस्ती कर रहे थे। निहारिका सहमी कदमों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और सीधे नीरज के सामने 2 नाली तानकर बोली, हाथ ऊपर। नीरज ये देखकर बहुत डर गया और बच्चे भी खौफ से कांपने लगे। नीरज उससे कुछ गुस्से में बोला, ये क्या पागलपन है निहारिका, क्या कर रही हो? वो बिल्कुल असली लग रही है, फेंको उसे। निहारिका अपने बच्चों पर चिल्लाते हुए बोली, बेटा ये आपके पापा नहीं है, ये कोई और है। आप दोनों जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। पीहू और सोनू नीरज के पीछे छिपे थे और नीरज अभी भी उस पर चिल्लाए जा रहा था। निहारिका का पूरा ध्यान पीहू और सोनू पर था, जो अभी भी निहारिका से डरे हुए थे और नीरज से कस के लिपटे हुए थे। निहारिका ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम? जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें सच में गोली मार दूंगी। नीरज ने कुछ खौफ से कहा, निहारिका ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं हूं तुम्हारा नीरज, निहारिका जोर से उसके सामने चीखी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कोई भी कहानी सुनाओगे और मैं मान जाऊंगी? तुमने क्या कहा कि मेरी गाड़ी ड्राइवर लेकर गया है क्योंकि उसकी बीवी बीमार है? कौन सी गाड़ी और कौन सा ड्राइवर? हमारे घर में एक ही गाड़ी है और वो बाहर खड़ी है। हमने कभी रखा कोई ड्राइवर? मैंने बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसी में तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ा था और तुम वहां से वापस टॉक्सी से आने वाले थे ना? बच्चों अभी तुम ही बताओ हमारे घर में कितनी गाड़ी है? ये आदमी तुम्हारा पापा नहीं है, कोई बहरूपिया है। जल्दी से मेरे पास आओ। नीरज कुछ गुस्से में बोला, यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं जल्दी से वापस आ गया। मैंने तुम्हारे लिए ही एक नई कार खरीदी तुम्हें गिफ्ट देने के लिए, और तुम तो जानती हो मुझे ढंग से ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए मेरे एक दोस्त ने एक ड्राइवर का नंबर दिया था, उसे मैंने काम में रख लिया। मैं जैसे ही एयरपोर्ट से उतरा मैंने सबसे पहले ड्राइवर को फ़ोन किया, उसके बाद मैंने शोरूम फ़ोन किया और सीधे वहीं पहुंच गया। उसके बाद हम दोनों यहाँ के लिए निकले ही थे कि उस ड्राइवर के घर से फ़ोन आया कि उसकी पत्नी को सीरियस हार्ट अटैक आया है, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी उसे। नीरज बोल ही रहा था कि अचानक निहारिका ने उसे गोली मार दी। वह गोली उसके सीने में दिल को पार कर गई और वो वहीं गिर पड़ा। उसके आखिरी अल्फाज थे, निहारिका, निहारिका बच्चों को लेकर यहाँ से जल्दी जाओ, यहाँ छलावा घूमता है। निहारिका ने जल्दी से दोनों डरे सहमे बच्चों का हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी की चाबी लिए बंदूक के साथ बाहर भागने लगी। बाहर निकलते ही बाहर का नजारा देखकर और अजीब अजीब आवाजें सुनकर निहारिका ने अपने कान बंद कर लिए। उसे ऐसा लग रहा था मानो एक साथ हजारों बच्चे रो रहे हों, जबकि वहां बस 2 ही बच्चे रोए जा रहे थे। निहारिका ने गुस्से से सोनू को एक थप्पड़ मारा और चीखती हुई बोली, चुप रहो, भगवान के लिए चुप हो जाओ। उसके बाद जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर दोनों बच्चों को पीछे की सीट में बैठाया और खुद भागकर ड्राइविंग सीट में बैठ गई। उसने गाड़ी जैसे ही घुमाई वैसे ही उसके सामने एक कार आकर रुकी। वो एक नई नवेली कार थी जिसमें से एक ड्राइवर नीचे उतरा और दरवाजा खोलने लगा। निहारिका ये देखकर बेहद दंग रह गई और उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फार्म हाउस वास्तव भाग 3। वो सुबह की अनुपम बेला थी, सूरज चढ़ आया था और पंछी अपने अपने आशियाने से उड़ चुके थे। ये वही वक्त होता है जब हर कोई अपने अपने काम पर निकल जाता है। ऐसी एक पुलिस कार सरपट सड़क में दौड़ रही थी और उनकी मंजिल आज पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि कुछ और थी। बहुत जल्दी वो गाड़ी एक विशाल और खस्ताहाल सरकारी अस्पताल के सामने रुकी और उसमें से निकली एक 27-28 साल की बला की खूबसूरत महिला सब इंस्पेक्टर, रंग निहायत दूध सफेद, कद काठी 6 फुट। वह अपने पुलिस यूनिफॉर्म में बेहद कड़क अफसर नजर आती थी। उसके गाड़ी से नीचे उतरते ही एक कांस्टेबल उसकी आवभगत में लग गया। बिना किसी लग लपेट के उसने जल्दी से अपना सवाल किया। उस महिला को होश आया। उस कांस्टेबल ने सर झुकाकर कहा, यस मैम, आप इस तरफ आइए। उसके बाद वो दोनों पहली मंजिल में बने एक आईसीयू वार्ड में पहुंचे जहां निहारिका गुमसुम सी लेटी थी। महिला अफसर उस कमरे में आते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मेरा नाम सोनालिका सहगल है, आपका केस मैं ही देख रही हूं। आपके साथ उस दिन जो भी हुआ आप खुलकर बताइए।
उसके पास एक हवलदार पेन और रजिस्टर लेकर खड़ा हो गया ताकि उसका बयान लिख सके। निहारिका की मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से कुछ कहा, मेरा नाम निहारिका मेहरा है, और उसके बाद वो सब विस्तार से बताते चली गई। उसका बयान पूरा सुनने के बाद सोनालिका ने सख्ती से कहा, या तो तुम्हारा दिमाग खराब है या तो तुम अपना जुर्म छिपाने के लिए कहानी बना रही हो। निहारिका उसे अजीब से घूरते हुए बोली, क्या क्या मतलब है आपका? आप मेरे पति को बुलाइए, और मेरे बच्चे कहाँ हैं? सोनालिका ने कुछ गुस्से में कहा, सच सुनना चाहती है? तुम उस दिन अपने पति के लिए ऑफिस में खाना लेकर गई थी और उसे उसके सेक्रेटरी के साथ सेक्स करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आप दोनों में बहुत झगड़ा भी हुआ, इसका गवाह पूरा ऑफिस स्टाफ है। उसके बाद आपने अपने दोनों बच्चों के साथ उस फार्म हाउस में आत्महत्या करने का प्लान बनाया। निहारिका ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही हो? सोनालिका भी गुस्से में चीखी, मैं बकवास कर रही हूं तो तुमने उन मासूम बच्चों के खाने में जहर क्यों मिलाया? उसके बाद खुद वही जहरीला खाना क्यों खाया? तुम्हारा पति तुम लोगों को बचाने आया तो तुमने उस बेचारे को ही मार डाला। ये सुनकर निहारिका चीखने चिल्लाने लगी, नहीं, कहाँ है मेरे बच्चे? कहाँ है नीरज? जल्दी से डॉक्टरों की टीम अंदर आई और निहारिका को जोर जबरदस्ती से बिस्तर में लेटाकर नींद का इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद सोनालिका वहां से बाहर निकली और उसके सामने नीरज के ड्राइवर को लाया गया। उसने आते ही सलाम किया और अपना नाम सुरेश बताया। उसके बाद उसने कहा कि मुझे मेरे पुराने मालिक महेश साहब ने फोन करके कहा था कि नीरज साहब को कुछ महीनों के लिए ड्राइवर चाहिए क्योंकि वो शहर से दूर अपने नए फार्म हाउस में कुछ महीने गुजारने हैं। उन्हें हर दिन 100 किलोमीटर का सफर तय करके ऑफिस जाना है। मेरा घर उनके फार्म हाउस से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं जल्दी मान गया। उस दिन मुझे फोन आया कि शहर से नई गाड़ी लेकर फार्म हाउस आना है तो मैं सीधे शहर चला गया। वहां मैं और नीरज साहब नया गाड़ी लेकर निकले और बीच रास्ते में मुझे फोन आया कि मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आया है। नीरज साहब बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने अपने नए ड्राइवर को अपनी नई नवेली गाड़ी दी और कुछ पैसे देकर विदा किया। मैं उन्हें फार्म हाउस के पास छोड़कर चला गया। सोनालिका ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। सुरेश कुछ असहज से उसे देखने लगा तो सोनालिका ने कहा, तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? सुरेश ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद कहा, मैम मुझे लगता है मैडम छलावा का शिकार हुए हैं। सोनालिका जो अपने फोन में बिजी थी उसकी तरफ देखते हुए हैरानी से बोली, क्या? सुरेश पूरे खौफनाक लहजे में बोला, हाँ मेम साहब, यहाँ इस घाटी के आसपास छलावा और वेतालों का वास है। सोनालिका हंसते हुए बोली, क्या बकवास है? सुरेश ने कहा, नहीं मेम, आप शहर के पढ़े लिखे लोग नहीं मानते लेकिन छलावा होता है। वो चीज इस जंगल में सदियों से लोगों को छलता आ रहा है। अभी अभी निहारिका मैडम क्या बोली? उन्होंने उस फार्म हाउस से नीरज साहब से बात की। मेम, उस पूरे घाटी में विशालकाय चुंबकीय पत्थर है, इसलिए कोई भूफोन वहां काम ही नहीं करता। उन्होंने गाड़ी में जैसे ही विंटर घाटी में प्रवेश किया होगा उनका फोन नेटवर्क से बाहर चला गया होगा। फिर उन्होंने साहब से उस फार्म हाउस के कमरे में बात कैसे की? उन्होंने तो ये भी कहा ना कि उनके साथ उस कमरे में भी नीरज साहब थे और नीचे हॉल में उनके बच्चों के साथ भी नीरज साहब ही थे। उन्होंने सबसे पहले कमरे के अंदर वाले नीरज साहब को गोली मारी। मेम, वो एक पुरानी बंदूक थी। गोली चलते ही उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी होगी। क्या उस गोली की आवाज नीचे बैठे नीरज साहब ने और उनके बच्चों ने नहीं सुनी होगी? यदि उन्होंने सुना तो फिर इन्हें 5 मिनट का समय भी कैसे मिला नीरज से फोन में बात करने का? वो लोग तो गोली की आवाज सुनते ही दौड़े चले आते ना कि क्या हुआ। सोनालिका सुरेश को बेहद रोमांचक नजरों से देखे जा रही थी। उसने कहा, बोलते रहो। सुरेश ने कहा, आगे कुछ नहीं मेम साहब। वास्तव में उन्होंने ऊपर कोई गोली नहीं चलाई और ना ही किसी से फोन में बात की। सब उनके मन का वहम था। इससे पहले उनके पास पीहू भी आई थी ना, जो कह रही थी कि यहाँ सबकी जान को खतरा है। वो भी बस छलावा ही थी। उसके बाद निहारिका जी नीचे आई और नीरज साहब पर शक करने लगी क्योंकि नीरज साहब कभी ऐसे नहीं थे जैसे उस वक्त बनने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर उन्होंने उस दिन जो गलती की थी उसके बाद वो निहारिका मेम साहब को मनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इतनी महंगी कार उनके नाम पर खरीदी ताकि उन्हें तोहफे में दे सके। सोनालिका कुछ सोचती हुए बोली, मुझे तो अभी भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, और मैं मान भी लूं तो कानून ये कभी नहीं मानेगा। सुरेश कुछ असहज होते हुए बोला, वो मेम, जो भी उस छलावे का शिकार बनता है उसकी कमर में एक छोटा सा यंत्र बना होता है। मेरे दादाजी एक तांत्रिक थे, इसलिए मुझे इस बारे में पता है। यदि आप निहारिका जी की कमर दिखा सके तो। उसके बाद सुरेश कहीं और देखने लगा। सोनालिका कुछ सोचते हुए चारों ओर देखने लगी और जब उसे ये पक्का हो गया कि कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो वो ठीक है कहते हुए कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे सुरेश भी चला गया और अब निहारिका उनके सामने बेहोश पड़ी थी।
निहारिका ने आराम से उसे एक तरफ पलटा और उसके कपड़े ऊपर कर दी। अब उसके सामने निहारिका की गोरी कमर थी। सुरेश उसके कमर के करीब जाता हुआ एक निशान को दिखलाता हुआ बोला, ये रहा मेम वो निशान जिसकी मैं बात कर रहा था। सोनालिका भी उस यंत्रनुमा निशान को देखने लगी। वो बेहद लाल उभरा हुआ निशान था। सुरेश उसे दिखलाते हुए बोला, देखिए ये निशान बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुराने समय में जानवरों पर अपना अधिकार जताने के लिए गर्म लोहे से दागकर कोई निशान बनाया जाता था। कोई भी इंसान, खासकर शहरी लोग, ऐसा निशान अपने जिस्म में भला क्यों बनाने लगे? सोनालिका ने निहारिका को वापस पीठ के बल सुलाया और सुरेश से पूछने लगी, मतलब तुम इस बारे में सब इतना विस्तार से कैसे जानते हो? सुरेश कुछ सहमी आवाज में बोला, वो मेम साहब, जब मैं 22 साल का था तो मैं भी उस छलावे का शिकार हो गया था और मैंने अपने एक दोस्त को मार दिया था। मैं बेहद घबराता हुआ घर आया तो मेरे सामने मेरा दोस्त बैठा था और मुझ पर चिल्ला रहा था कि मैं उसके लिए रुका क्यों नहीं। सोनालिका कुछ सोचते हुए बोली, क्या आपके दादाजी जिंदा है? सुरेश ने कहा, हाँ, लेकिन वो अब काफी बूढ़े हो चुके हैं और उनकी नजर बेहद खराब हो चुकी है। सोनालिका ने पूछा, क्या उनका दिमाग सही है? सुरेश ने जी हाँ में जवाब दिया और सोनालिका ने कहा, अभी चलो उनसे मिलते हैं। भाग 4 फार्म हाउस गुत्थी वो एक छोटी सी झोपड़ी नुमा घर था। घर की हालत देखकर ही पता चलता था कि ये घर आज से लगभग 40 साल पहले बना होगा। उस घर को देखते ही एक खौफ मन में भर जाता था क्योंकि उस घर में जगह जगह इंसानी खोपड़ी टंगी थी। सोनालिका उसी घर के सामने वाले छोटे कमरे में टूटी फूटी कुर्सी में बैठी थी और हर चीज को अजीब भाव से निहार रही थी। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया अनुभव था। वो हमेशा से शहर में रहा करती थी। उसके यहाँ का गांव भी छोटा शहर जैसा ही था। सोनालिका अपने विचारों में खोई हुई थी कि अचानक सुरेश उसके सामने चाय की कप लिए हाजिर हुआ। सोनालिका ने पहले तो मना किया लेकिन जबरदस्ती करने पर मान गई। वो दोनों चाय पी ही रहे थे कि उनके सामने एक जवान लड़का किसी बूढ़े शख्स को लिए हाजिर हुआ। वो लगभग 80 साल का लंबा काला सा बूढ़ा था जिसकी आंखें धंस चुकी थी और पूरे चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थी। उस लड़के ने उन्हें सोनालिका के सामने बैठाया और सोनालिका ने बड़े प्यार से उन्हें नमस्ते किया। सुरेश ने उन्हें पहले ही सोनालिका के आने का प्रयोजन बतला दिया था। उस बूढ़े ने अपना नाम काल भैरव बताया और उसके बाद सोनालिका सीधे उनसे उस विंता घाटी और उसके आसपास की घटनाओं के बारे में पूछने लगी। उस बूढ़े ने कुछ सोचा फिर कहा, बिटिया, मैं भी जब नहीं जन्मा था तब की एक कहानी है उस मनहूस घाटी के बारे में जो मुझे मेरे दादा सुनाया करते थे। बहुत समय पहले यहाँ के राजा विक्रम अद्वितीय का शासन था। वो शुरुआत में बहुत अच्छे थे लेकिन धीरे धीरे उनकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना ने उन्हें हैवान बना दिया। विंता घाटी में उस समय एक भयंकर तांत्रिक तमस का निवास था। वो अपनी तंत्र साधनाओं के लिए छोटे बच्चों और स्त्रियों की बलि दिया करता था। वो बेहद ताकतवर भी था। गांव वाले राजा के पास मदद मांगने गए और एक दिन महाराज स्वयं खुद उसकी तलाश में भेस बदलकर विंता घाटी में पहुंच गए। उन्हें तमस मिला और उसकी शक्तियां देखकर राजा के मन में लालच जग गया। उन्होंने उससे हाथ मिला लिया। उसके बाद शुरू हुआ यहाँ हैवानियत का नंगा नाच। अब वहां हर दिन भयानक तंत्र साधना होती और लोगों की बलियां दी जाती थी। लोग अब इस साम्राज्य में रहने से डरने लगे और पलायन करने लगे। महाराज ने इस पर भी कड़ा प्रतिबंध लगाया हुआ था। बस उसी समय से वो जगह श्रपित है। उन्होंने उसी जगह में कई बुरे लोगों को मारकर वेताल में बदला है। उसके बाद कई महिलाओं को उनके भोग हेतु वही ले जाकर छोड़ दिया जाता था। सोनालिका ने सब ध्यान से सुना फिर कहा, क्या वो चीजें वहां आज भी मौजूद है? उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, बेताल कभी नहीं मरते। वो ऐसी आत्माएं होती है जो समय के उसी आयाम में फंसकर चिरकाल तक रहती है। उनमें शक्तियां होती है। वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान बता सकते हैं। सबसे जरूरी बात, उन्हें स्त्री के प्रति बेहद आकर्षण होता है। उनकी भोग विलास की तमन्ना हमेशा तीव्र रहती है। सोनालिका ने कुछ घबराहट से कहा, उनसे बचने का कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं है? उस बूढ़े ने एक खोपड़ी की ओर इशारा किया कि उसे मेरे पास लाओ तो बताऊं। सुरेश जल्दी से उठा और वो खोपड़ी लाकर बाबा को दे दी। अब बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और उसके अंदर का दिया अपने आप जलने लगा। उस दिए के अपने आप अचानक से जलने से सोनालिका बेहद डर गई क्योंकि उस कमरे में अपेक्षाकृत अंधेरा था और उस अंधेरे में वो कंकाल अब बेहद खौफनाक लागने लगा था। कुछ देर तक पूजा करने के बाद उस बूढ़े ने उसके अंदर हाथ डाला और एक अजीब सा तावीज निकालकर सोनालिका को दिया। सोनालिका उस तावीज को लेने से हिचकिचाने लगी लेकिन सुरेश ने कहा, मैडम ये ले लीजिए, यह आपको हर बुरी चीज से बचाएगी। सोनालिका ने उसे अपने कैप्ते हाथों से लिया और सीधा अपने पर्स में डाल लिया। उस बूढ़े ने कहा, बिटिया, उसे रात के 12 बजे पूरा निर्वस्त्र होकर नहाने के बाद अपनी कमर में पहनना और उसके बाद गहरा काला कंबल ओढ़कर ऐसी ही सो जाना।
उसके बाद सीधा सुबह सूरज निकलने के बाद ही उस कंबल से बाहर आना। यदि बाथरूम आ भी जाए तो भले बिस्तर में ही करना, लेकिन बिस्तर पर से मत उठना। सोनालिका कुछ असहज होती हुई बोली, बाबा मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो बिस्तर में पेशाब करूंगी। बाबा ने कहा, नहीं बेटा, तुम अभी तक समझी नहीं कि ये क्या है। ये साक्षात शैतान का रक्षा कवच है। इसे पहनकर जैसे ही तुम सोने की कोशिश करोगी, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि तुम्हारे आसपास बहुत से लोग हैं। वो सभी तुम्हारे आसपास बैठे हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। तुम उनमें से किसी का भी जवाब मत देना और ना ही कंबल से बाहर आना। उस पूरे कमरे में यदि अंधेरा हो तो अधिक अच्छा है। सोनालिका ने पूछा, बाबा अगर मैं रात को ही बाहर आ गई तो क्या होगा। बाबा कुछ कहने ही वाले थे कि सोनालिका का फोन बजा और उसके बाद उसे जल्दी से वहां से बाहर जाना पड़ा। वो काली अंधेरी रात थी। सोनालिका अपने किराए के छोटे से मकान में अकेली बैठी सोच रही थी कि क्या उसे ये तावीज धारण करना चाहिए। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो ये जरूर करेगी। ये तावीज उसे किसी बुरी चीज से बचाएगी या नहीं ये तो उसे नहीं पता था, लेकिन वो उस बूढ़े को आजमाना चाहती थी। वो झटके से उठी और अगले ही पल उसे ख्याल आया कि यहाँ तो सभी नदी में जाकर नहाते हैं और इतनी रात गए अकेले नदी में जाकर पूरी नंगी नहाना कहाँ की समझदारी होगी। काफी सोचने के बाद उसे ख्याल आया कि उसे बस जरा सा ही तो नहाना है, इसलिए वो भागकर बाहर से एक बड़ा टब और पानी से भरी बाल्टी ले आए। उसके बाद उसने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और बढ़िया से तब से बैठकर नहाने लगी। इस तरह नहाने की वजह से उसकी अंदर की वासना जागने लगी थी। वो धीरे धीरे गाना गुनगुनाने लगी, सजना है मुझे सजना के लिए। जब उसकी बाल्टी का पानी समाप्त हो गया तो वो जल्दी से उठी और अपना बदन किसी टॉवल से पोंछने लगी। अचानक उसका फोन बजा और उसकी आवाज सुनकर वो डर गई। जब उसने फोन देखा तो उसे ख्याल आया कि ये तो अलार्म की आवाज थी जो आज उसने तावीज धारण करने के लिए ही लगाई थी। सोनालिका ने मोबाइल बंद किया और बिस्तर के पास रखकर अपना पर्स ढूंढने लगी। उसे जल्दी ही वो तावीज मिला जिसे उस बूढ़े बाबा ने दिया था। उस तावीज को देखकर सोनालिका मन ही मन घबराने लगी, क्योंकि उस तावीज में एक मानव खोपड़ी उभरी हुई थी, जबकि उसे याद था कि इसमें ऐसा तो कुछ नहीं था। वो सिंपल सा तावीज था। काफी सोचने के बाद सोनालिका ने कहा, हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया हो। उसने जल्दी से उसे अपनी गोरी नंगी कमर में बंधा और जल्दी से लाइट बंद कर पूरे कमरे में अंधेरा करके काला कंबल ओढ़कर सो गई। काफी देर तक सोनालिका ऐसी ही बिना हिले डुले पड़ी रही और मन ही मन घबराती रही। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसने ये करके बेवजह मुसीबत मोल ली है। अचानक उसके कानों में कुछ गांव वालों की आवाज सुनाई देने लगी जो कुछ आपस में बातें कर रहे थे। शुरुआत में सोनालिका बेहद डर गई, लेकिन जब उसने उनकी बातें सुनी तो उसका डर निकाल गया। वो लोग कहते कि आज की दावत में तो मजा ही आ गया। उसके बाद उनमें से एक सोनालिका के घर का दरवाजा ठोकते हुए उठाने की कोशिश करने लगा। वो बार बार पानी मांगे जा रहा था। सोनालिका को पहले लगा कि उसे उठकर उस आदमी को पानी पिलाना चाहिए, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं ये सभी कोई साजिश हो तो, यदि सच में कोई आदमी न हो तो। यही सोचकर सोनालिका कंबल के अंदर चुपचाप लेती रही। जैसे दरवाजे पीटने की आवाज तेज होती जाती, सोनालिका के पूरे शरीर में कपकपी छूटने लगती। आधा घंटा बाद उस आदमी ने सोनालिका को कुछ गंदी गंदी गालियां दी और वहां से चला गया। उसके जाते ही सोनालिका ने एक मिलो लंबी चैन की सांस ली और ना जाने कब तक ऐसे ही बिना कोई हलचल पड़ी थी। उसे डर लग रहा था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर था। लेकिन अब उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी सिवाय रात कीड़ों के और जंगली जानवरों के रोने की, जो बेहद आम बात थी। कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर था। सोनालिका को जोर से पेशाब आने लगा। काफी देर तक तो वो रुकी रही, लेकिन बाद में उसका शब्द का बांध टूटने लगा और उसने सोचा कि कुछ नहीं होता, सब बकवास है। यह विचार आते ही उसने सबसे पहले कंबल पर से अपना हाथ बाहर निकाला और मोबाइल ऑन किया। उसके बाद उसकी रोशनी से लाइट भी ऑन कर दी और खौफ भरी आंखों से पूरे घर को देखने लगी। कोई भी नहीं था उसके घर में सिवाय उसकी तन्हाई के। इसके बावजूद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाकर बाथरूम करें, इसलिए उसने बहुत सोचा और उसे एक तरीका सूझा। उसने झट से वो मग लिया जिसमें वो नहा रही थी और उसी में पेशाब कर लिया। वो करके उसे बेहद शांति महसूस होने लगी थी। अब वो आराम से बिस्तर में लेट गई और उसके अंदर की वासना जागने लगी। उसने अपने मोबाइल से अश्लील वीडियो खोला और उसे देखने लगी। अब उसकी वासना चरम पर थी। वो जल्दी से भागकर किचन में गई और बेलन उठा लाए। अब जल्दी से पीठ के बल लेती वो अपनी दोनों टांगे खोले उस बेलन को अपने वैजाइना में डालने लगी। उसके कुछ समय बाद वो दोनों हाथों से खाट की लकड़ी पकड़े शीशकिया लेने लगी थी। काफी देर ऐसे ही रहने के बाद वो शांत हो गई और अपनी आंखें बंद कर लेटी रही। रात के करीबन 3 बजे अचानक उसकी नींद खुली और उसे अब जोर से टॉयलेट आने लगा था। वो वाशरूम से मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठी और किचन से एक प्लेट लेकर बिस्तर के पास आ गई।
उसने झट से वहीं उस प्लेट में टॉयलेट किया और उसके बाद अपने ही गंदगी को बड़े भूखे भाव से घूरने लगी। उसके बाद उसने वो किया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। वो उसे खाने लगी और जब उसे प्यास लगी तो वो अजीब से हंसते हुए अपना पेशाब ही पीने लगी। उसके बाद सीधे उसने उस घर का दरवाजा खोला और अजीब से हंसते हुए बाहर भाग गई।